हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर्स के फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी कॉमर्स विदाउट स्पेस, या आप इस QR कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में STP अप्रोच पढ़ने वाले हैं। STP अप्रोच जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपके NTA नेट में पूछा जाता है और जो MBA स्टूडेंट हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे S फॉर सेगमेंटेशन, T फॉर टारगेटिंग और P फॉर पोजिशनिंग। तो आज हम इस वीडियो में सेगमेंटेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। तो जब हम टोटल मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। जब हम टोटल मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। और ये जो हम टोटल मार्केट को जो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रहे हैं या बांट रहे हैं, ये होगा कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे होगा। तो जब मैं मार्केट कहता हूँ तो यहाँ पे आपको जानना होगा कि अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर, इनको हम मार्केट कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ कंज्यूमर को हम मार्केट कहते हैं। यानी जब टोटल मार्केट को जब हम अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप मॉल में जाते हो तो आप देखते हो कि जो कपड़े की जो दुकानें होती हैं वो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होती हैं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मेल के लिए, फीमेल के लिए, सबके लिए अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट क्राई क्या है? एक छोटे बच्चों के लिए एक अलग सेगमेंट है। तो ये क्या होगा? इसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो अगर सिंपल टर्म्स में बात करें तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? एक एक्टिविटी या प्रोसेस है। ध्यान रखिएगा कि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? एक एक्टिविटी या प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम ब्रॉड कंज्यूमर को सब ग्रुप्स में बांटते हैं, डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका टेस्ट, प्रेफरेंस या फिर आपकी इनकम, कुछ भी हो सकता है। मार्केट सेगमेंटेशन को हम मार्केट सेग्रीगेशन भी कहते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथकीकरण, यानी सेपरेट करना, अलग करना। तो इसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन को हिंदी में हम बाजार विभक्तिकरण भी कहते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन के अंतर्गत हम हेट्रोजीनियस मार्केट को होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन के अंतर्गत जो भी हेट्रोजीनियस मार्केट होता है उसको हम होमोजीनियस मार्केट में डिवाइड करते हैं। हेट्रोजीनियस मार्केट का मतलब है डिफरेंट। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट, होमोजीनियस का मतलब होता है सेम। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि आपके फैमिली में टोटल जो भी लोग होंगे, मेल, फीमेल, चाइल्ड, ओल्ड, जितने भी लोग हैं वो क्या है? हेट्रोजीनियस है। यानी सबकी जो नीड एंड वांट्स हैं वो अलग अलग हैं। लेकिन अगर इनको हम एक होमोजीनियस कैटेगरी में डिफाइन कर दें, फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए अलग, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, तो ये क्या होगा? एक होमोजीनियस मार्केट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, एक कार बनाने वाली कंपनी है, वो मार्केट को अगर फॉर एग्जांपल इनकम के बेसिस पे, अगर इनकम के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग सब ग्रुप में डिफाइन करती है तो वो क्या होगा? मार्केट सेगमेंटेशन होगा। इनकम के बेसिस पे मान लीजिए हाई इनकम ग्रुप डिफाइन करती है, या मीडियम इनकम ग्रुप, या लो इनकम ग्रुप। तो ये क्या है? ये मार्केट सेगमेंटेशन होगा। तो मार्केट सेगमेंटेशन के अंतर्गत जो भी कंपनियां होती हैं वो लार्ज हेट्रोजीनियस मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिफाइन करती हैं ताकि वो कंज्यूमर को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। मार्केट सेगमेंटेशन के अंतर्गत हम 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंटेशन टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला है कैसे हम कंज्यूमर मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। दूसरा है कैसे हम बिजनेस मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। तीसरा है कैसे हम इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। और एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, इसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि मार्केट सेगमेंट और मार्केट सेगमेंटेशन में क्या अंतर है। मार्केट सेगमेंट, जैसे नाम ही पता है कि सेगमेंट का मतलब है सब ग्रुप। तो मार्केट सेगमेंट क्या है? कंज्यूमर का एक ग्रुप है। जबकि मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम इन ग्रुप्स को क्रिएट करते हैं। अब आइए जानते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो मार्केट सेगमेंटेशन का ओवरऑल
जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हाई यील्ड सेगमेंट को हम आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे यील्ड का मतलब है इनकम, यानी कि उन सेगमेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है जो मोस्ट प्रॉफिटेबल हों, ताकि जो भी मार्केटर है उनकी ओर ज़्यादा ध्यान दे सके, ज़्यादा अटेंशन दे सके और उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे हम कंज्यूमर मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट को हम 4 अलग अलग आधारों पे बांट सकते हैं। पहला है जियोग्राफिक, दूसरा है डेमोग्राफिक, तीसरा है साइकोग्राफिक, चौथा है बिहेवियरल। तो यहाँ पे चारों सेगमेंटेशन वेरिएबल दिए गए हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला है जियोग्राफिक, यानी भौगोलिक आधार पे। जब हम एरिया के आधार पे मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेशंस, रीजन, जैसे आप न्यूज़ सुनते होंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये जो है अलग अलग रीजन है। तो रीजन के आधार पे भी हम मार्केट को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। स्टेट के आधार पे, जैसे यूपी, एमपी, कर्नाटका, अलग अलग स्टेट, जिस स्टेट में भी आप रहते हैं उनके आधारों पे भी किया जा सकता है। कंट्रीज़ के बेसिस पे भी किया जा सकता है, सिटीज़ के बेसिस पे भी किया जा सकता है, इवन नेबरहुड के आधार पे भी डिफाइन किया जा सकता है। इसके अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी के आधार पे भी किया जा सकता है, जैसे अर्बन, सब अर्बन और रूरल। क्लाइमेट के बेसिस पे भी किया जा सकता है। दूसरा है डेमोग्राफिक, यानी जनसंख्या संबंधी, विच इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन है उससे संबंधित। तो डेमोग्राफिक बेसिस पे भी हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। जैसे पॉपुलेशन जो है, वहाँ के लोगों की एज मैक्सिमम क्या है, जैसे इंडिया में जो ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है वो यंग एज है। इसके अलावा लाइफ साइकिल कैसा है, जेंडर कैसा है, वहाँ के लोगों की इनकम कैसी है, ऑक्यूपेशन कैसा है, पेशा कैसा है, एजुकेशन कैसा है, रिलीजन, यहाँ पे ध्यान रखिएगा धर्म से संबंधित बात हो रहा है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज़्म। ये यहाँ पे रीजन्स हैं, यानी कि क्षेत्र के आधार पे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा। एथनिसिटी है, यानी रेस है, जनरेशन है। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक, यानी कि मनोवैज्ञानिक, विच इज़ रिलेटेड टू पर्सनालिटी ऑफ अ पर्सन। किसी व्यक्ति का सोशल क्लास कैसा है, लाइफस्टाइल कैसा है, पर्सनालिटी कैसा है, मोटिवेशन क्या है, इन सभी के आधार पे हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। आखिरी है बिहेवियरल। बिहेवियर के आधार पे, यानी व्यवहार के आधार पे भी हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। जैसे व्यवहार, ओकेजन्स पे किस तरीके से कंज्यूमर व्यवहार करते हैं, बेनिफिट्स को देखते हुए किस तरीके से कंज्यूमर का बिहेवियर होता है, कंज्यूमर का यूज़र स्टेटस कैसा है, यूजेज रेट कैसा है, लॉयल्टी स्टेटस कैसा है, इनके आधार पर भी हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। अब आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो जब हम मार्केट को भौगोलिक आधार पे, यानी जियोग्राफिक बेसिस पे अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं तो उसको हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट रीजन के आधार पे, फॉर एग्जांपल ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अगर अलग अलग क्षेत्र के आधार पे आप कहते हैं, अलग अलग राज्यों के आधार पे, स्टेट के आधार पे, कंट्रीज़ के आधार पे, या फिर शहर के आधार पे, सिटीज़ के आधार पे, इवन नेबरहुड के आधार पे भी अगर आप बांटते हैं तो उसको हम जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सेलर है, ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि वो अपने प्रोडक्ट को किस क्षेत्र में सेल करेगा। तो कोई भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल वो ऊनी कपड़े बनाती है, तो वो जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कर सकती है। वो अपने प्रोडक्ट को उस जगह बेचेगी जहाँ पे ज़्यादा ठंड है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो अगर आप नॉर्थ की बात करें, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो ये सब एरिया बहुत ठंड वाला है, यानी यहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो यहाँ पे जो ऊनी कपड़ा है वो ज़्यादा बिकेगा। जबकि अगर सदर्न इंडिया की बात करें, जैसे केरला, चेन्नई, तमिलनाडु, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट नहीं बेच सकता। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। तो जब हम मार्केट को उसके डेमोग्राफिक के बेसिस पे, यानी पॉपुलेशन के बेसिस पे जब हम उसको अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं तो उसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ वेरिएबल्स को ध्यान में रखते हैं, जैसे एज, लाइफ साइकिल, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रिलीजन, एथनिसिटी और जनरेशन। फॉर एग्जांपल अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम क्या है, एक कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को दिखाता है। तो अगर हम कंज्यूमर के उसके परचेजिंग पावर के आधार पर अलग अलग इनकम ग्रुप के आधार पर अगर हम बांटें तो उसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम ऑक्यूपेशन को ध्यान रखें, यानी पेशे के आधार पर अगर हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटें तो उसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे। यहाँ पे हम ऑक्यूपेशन यानी पेशे को अलग अलग आधार पे क्यों बांट रहे हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अलग अलग जो ऑक्यूपेशन है, जैसे डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, लॉयर,
तो इन सब व्यक्तियों का जो रहन सहन है, सोचने का तरीका है, पैसे खर्च करने का जो तरीका है, ये सब अलग होता है। इसी तरीके से रिलीजन के बेसिस पे यानी धर्म के आधार पे भी हम बांट सकते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्ध, पारसी एक्सेट्रा, इसके आधार पे भी हम बांट सकते हैं। तो इसको हम डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे। तीसरा है साइकोग्राफिक या मनोवैज्ञानिक आधार पे जब हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांटेंगे तो उसको हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब हम व्यक्ति के पर्सनालिटी, उसके सोशल क्लास, लाइफस्टाइल के आधार पे जब हम बांटेंगे तो उसको हम साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन कहेंगे। चौथा है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंटेशन है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब हम एक मार्केट को, वहाँ के जो कंज्यूमर, वो किसी प्रोडक्ट के बारे में उनका नॉलेज कैसा है, वो किसी प्रोडक्ट के प्रति उनका जो एटीट्यूड है वो कैसा है, वो प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ करते हैं, या फिर एक किसी प्रोडक्ट के प्रति उनका जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से है, अगर उनके व्यवहार के आधार पे हम उसको अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं तो उसको हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक कंज्यूमर का जो रिस्पॉन्स है वो किस तरीके से हो सकता है, ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कोई ओकेशंस है, जैसे होली, दिवाली है, तो उस कंडीशन पे एक कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से होता है, क्या वो प्रोडक्ट परचेस करता है या नहीं परचेस करता है, या परचेस करता है तो कितना परचेस करता है। इसी तरीके से बेनिफिट्स, यूज़र स्टेटस, यूजेस रेट, लॉयल्टी स्टेटस के आधार पे अगर हम कंज्यूमर को अलग अलग सेगमेंट में बांटे तो उसको हम बिहेवियरल सेगमेंटेशन कहेंगे। तो फर्स्ट है ओकेजन सेगमेंटेशन। तो जब हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू ओकेजन तो उसको हम ओकेजन सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल होली, दिवाली, फॉर एग्जांपल कंपनियां जो हैं वो होली, दिवाली ऑफ़र लाती हैं, यानी स्पेशल ऑफ़र लाती हैं। हॉलीडे जो ओकेजन होता है उसके लिए अलग अलग ऐड बनाती हैं। तो ये क्या है, ओकेजन सेगमेंटेशन कहलाता है। नेक्स्ट है बेनिफिट सेगमेंटेशन। जब हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट बेनिफिट तो उसको हम बेनिफिट सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिलेट, जो कि एक रेज़र बनाने वाली कंपनी है, इसने महिलाओं के लिए 4 अलग अलग तरीके के बेनिफिट सेगमेंट्स को डिफाइन किया है। पहला है परफेक्ट शेप सीकर। ऐसी महिलाएं जो क्लोज शेप चाहती हैं, यानी एकदम क्लीन शेप चाहती हैं, इनके लिए जिलेट ने वीनस एम्ब्रेस बनाया। दूसरा है इजी सीकर्स, यानी कि ऐसी महिलाएं जो फास्ट और कन्वीनियंट शेप चाहती हूँ, उसके लिए जिलेट ने वीनस ब्रिज बनाया। और तीसरा है स्किन पैम्परर्स, यानी कि ऐसी महिलाएं जो इजी ऑन स्किन चाहती है, वो नहीं चाहती हैं कि कुछ कट पिट हो, ब्लड आए। तो जो इजी ऑन स्किन जो डिमांड है उसके लिए जिलेट ने द वेनिस डिवाइन बनाया। और चौथा था प्रैग्मेटिक फंक्शनलिस्ट, यानी कि ऐसे कंज्यूमर के लिए जो बेसिक शेप चाहते हो, यानी कि कम दाम में वो नॉर्मल शेप चाहते हैं, तो उसके लिए जिलेट ने सिंपली वेनिस बनाया। तो आपने ये देखा कि अलग अलग बेनिफिट्स जैसे क्लोज शेप या फास्ट एंड कन्वीनियंट शेप या फिर इजी ऑन स्किन या फिर बेसिक शेप एट अफोर्डेबल प्राइस, अलग अलग जो बेनिफिट जो मिल रहे थे उनके अलग अलग सेगमेंट्स के आधार पे मार्केट को डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे जिलेट ने अलग अलग वेनिस जो रेज़र है वो ईच सेगमेंट, अलग अलग सेगमेंट के लिए बनाया, तो उसको हम बेनिफिट सेगमेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट है यूज़र स्टेटस। हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में यानी कंज्यूमर के यूज़र स्टेटस के आधार पे भी बांट सकते हैं। जैसे नॉन यूज़र, फॉर एग्जांपल अगर आप अभी तक आईफोन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप एक नॉन यूज़र हैं। एक्स यूज़र, फॉर एग्जांपल आपने आईफोन यूज़ कर लिया है और आप इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं तो ये आप एक्स यूज़र हो जाएंगे। पोटेंशियल यूज़र, अगर आप आईफोन फ्यूचर में ख़रीदना चाहते हैं, आप पैसा है आपके पास, तो आप एक पोटेंशियल यूज़र हैं। फर्स्ट टाइम यूज़र, फॉर एग्जांपल अगर आपने अभी हाल ही में आईफोन ख़रीदा है तो आप एक फ़र्स्ट टाइम यूज़र हैं। नेक्स्ट है रेगुलर यूज़र, जो हमेशा से यूज़ करते हैं, आपने पास्ट में भी आईफोन के फ़ोन यूज़ किए हैं और अभी भी आप नए मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आप एक रेगुलर यूज़र हैं। तो यूज़र स्टेटस के आधार पे भी हम कंज्यूमर मार्केट को बांट सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस रेट। एक कंज्यूमर जो होता है वो किसी प्रोडक्ट को कितना यूज़ करता है उसके आधार पे भी हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइट यूज़र, मीडियम यूज़र या हैवी प्रोडक्ट यूज़र। जो गेमर होते हैं वो जनरली हैवी प्रोडक्ट यूज़र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लॉयल्टी स्टेटस। तो एक मार्केट को जब हम कंज्यूमर लॉयल्टी के आधार पे, यानी कंज्यूमर किसी कंपनी के प्रति, किसी ब्रांड के प्रति, किसी स्टोर के प्रति कितना वफादार है, अगर उसके आधार पे भी हम चाहें तो सेगमेंटेशन कर सकते हैं।
तो एक कंज्यूमर जो होता है वो ब्रांड के प्रति भी लॉयल हो सकता है, स्टोर के प्रति भी लॉयल हो सकता है और कंपनी के प्रति भी हो सकता है। ब्रांड मतलब टाइड, फॉर एग्जांपल डिटर्जेंट आप देखते हैं टाइड का। स्टोर फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं टारगेट। टारगेट ये एक स्टोर है, जैसे आपके किराना का स्टोर नहीं होता आपके बगल में, तो आप हो सकता है कि किसी एक दुकान से सामान लेते हो, तो उसी तरीके से आप किसी स्टोर के प्रति भी लॉयल हो सकते हैं या किसी कंपनी के प्रति लॉयल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, आप हर बार एप्पल ही खरीदते हैं तो आप एक लॉयल कस्टमर हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो बायर हैं उनको जो डिग्री ऑफ लॉयल्टी है, यानी वो कितने वफादार हैं, कितने लॉयल हैं एक ब्रांड के प्रति, एक कंपनी के प्रति, एक स्टोर के प्रति, इसके आधार पे भी हम मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कम्प्लीटली लॉयल, कुछ कंज्यूमर जो होते हैं वो पूरी तरीके से लॉयल होते हैं, वफादार होते हैं, वो हमेशा वन ब्रांड को प्रेफर करते हैं। जैसे आईफोन यूज़र जो होते हैं वो एक बार आईफोन यूज़ करने के बाद हर बार आईफोन ही यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम ये कहते हैं कि वो कम्प्लीटली लॉयल कंज्यूमर हैं और वो हमेशा जब भी वो नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो दूसरों को बताने के लिए एक्साइटेड होते हैं। उसको हम मैक हेड्स कहते हैं या मैकोलाइट्स कहते हैं। दूसरे तरीके के जो कंज्यूमर होते हैं वो थोड़े बहुत लॉयल होते हैं, जैसे वो एक टाइम पे 2 या 3 ब्रांड्स को यूज़ करते हैं। तीसरे होते हैं जो बिल्कुल लॉयल नहीं होते, यानी वो हमेशा कुछ नया चाहते हैं कंपनियों से और जो भी प्रोडक्ट सेल पे होता है, जो भी ऑन सेल होता है उसी को वो खरीदते हैं, वो किसी भी ब्रांड के प्रति लॉयल नहीं होते। अभी तक हमने पढ़ा कि कैसे हम कंज्यूमर मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। अब हम देखते हैं कैसे हम बिज़नेस मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। तो कंज्यूमर मार्केट की तरह हम बिज़नेस मार्केट को भी जियोग्राफिक बेसिस पे, डेमोग्राफिक बेसिस पे या फिर बेनिफिट्स के आधार पे भी हम बांट सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, परचेजिंग अप्रोच या सिचुएशनल फैक्टर के आधार पे और पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे भी हम बिजनेस मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है स्टील केस, जो कि एक ऑफिस फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, वो मार्केट को, कंज्यूमर को 7 सेगमेंट में बांटती है, जैसे बायो साइंसेज, हायर एजुकेशन, यूएस एंड कैनेडियन गवर्नमेंट, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड रिटेल बैंकिंग। तो ये कंपनी क्या करती है कि वो अपने कस्टमर को यानी बिजनेस मार्केट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करती है। फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन में किस तरीके के ऑफिस फर्नीचर की ज़रूरत है, या फिर हॉस्पिटल में किस तरीके की ज़रूरत है, या फिर बैंक में किस तरीके की ज़रूरत है। और ये क्या करती है कि हर क्लाइंट को एक इंडिपेंडेंट तरीके से डील करती है और उसको जिस तरीके के प्रोडक्ट चाहिए उस तरीके का उसको डिलीवर कराती है। तीसरा है सेगमेंटिंग इंटरनेशनल मार्केट्स, या इसको हम इंटरनेशनल सेगमेंटेशन कहते हैं या क्रॉस मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि देश के अंतर की सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम मार्केट को अलग अलग डिफाइन करते हैं। तो यहाँ ज़रूरी नहीं है कि सेम कंट्री के अंदर ही हो, जब अलग अलग कंट्रीज़ यानी डिफरेंट कंट्रीज़ को हम अलग अलग बेसिस पे डिफाइन करेंगे तो उसको हम इंटरनेशनल सेगमेंटेशन कहते हैं। अधिकतर कंट्री इस समय जो ब्रिक्स कंट्री हैं, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज़ को टारगेट करती हैं। तो आज के टाइम पे जो इंटरनेशनल सेगमेंटेशन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंटेशन माना जाता है। अब आइए देखते हैं कि एक इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पहला है मेजरेबल, दूसरा है एक्सेसिबल, तीसरा है सब्सटेंशियल, चौथा है डिफरेंशिएबल, एक्शनेबल। आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहला है मेजरेबल। तो जब भी हम किसी भी मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट रहे हैं तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहला साइज़, परचेजिंग पावर, तीसरा प्रॉफिट। यानी कि उस सेगमेंट में जो भी कंज्यूमर का साइज़ है वो हमें पता होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, परचेजिंग पावर पता होना चाहिए और प्रॉफिट, उस सेगमेंट से कितना प्रॉफिट होगा ये भी हमें पता होना चाहिए, तभी वो एक इफ़ेक्टिव सेगमेंटेशन माना जाएगा। दूसरा है एक्सेसिबल, यानी कि जो मार्केट को हम अलग अलग सेगमेंट में डिफाइन कर रहे हैं उसको हम इफ़ेक्टिवली तरीके से वहाँ तक पहुँच रहे हैं और उसको सर्विस दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अलग अलग मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में बांट दिए और बाद में उसको हम सर्व कर ही नहीं पा रहे हैं। तीसरा है सब्सटेंशियल, मार्केट सेगमेंट इतना बड़ा होना चाहिए या इतना प्रॉफिटेबल होना चाहिए कि हम उसको सर्व कर सकें। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर जो हैं वो कार 6 फीट या 6.5 फीट मैक्सिमम हाइट के लोगों के लिए बनाती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 7 फीट से अधिक के हाइट के लोग हैं तो अगर उनके लिए एक अलग सेगमेंट बना के अगर कार बनाया जाए तो वो क्या है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 7 फीट से अधिक के जो हाइट के लोग हैं
वो पूरी दुनिया में बहुत कम है और अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में हैं। तो यहाँ पे सब्सटेंशियल का मतलब ये है कि मार्केट सेगमेंट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट जो है वो सेगमेंट जो है वो बड़ा होना चाहिए और साथ ही साथ प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो सेगमेंट बनाने के बाद प्रॉफिट हो ही ना। चौथा है डिफरेंशिएबल। जब भी हम अलग अलग सेगमेंट बनाते हैं तो वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है उसने सॉफ्ट ड्रिंक बनाया, अगर उस सॉफ्ट ड्रिंक को मेन और विमेन दोनों को पिलाया गया और दोनों ने सेम तरीके से रिस्पॉन्ड किया तो ये एक अलग सेगमेंट नहीं माना जाएगा। यानी कि ज़रूरत है कि दोनों जो मेल और फीमेल हैं दोनों अलग अलग तरीके से उस सेगमेंट को रिएक्ट करें, तभी एक इफेक्टिव सेगमेंटेशन माना जाएगा। नेक्स्ट है एक्शनेबल। जब भी हम कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए और उसको सर्व करने के लिए जब अलग अलग सेगमेंट में बांटते हैं तो उसके लिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो एक प्रोग्राम जो है वो एक्शनेबल होना चाहिए, यानी उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। फॉर एग्जांपल एक स्मॉल एयरलाइंस है जिसने 7 मार्केट सेगमेंट डिफाइन किया है, लेकिन जो उसके स्टाफ हैं वो बहुत कम है कि वो इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो जो प्रोग्राम बनाया जाता है जो भी सेगमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सर्व करने के लिए, वो एक्शनेबल होना चाहिए, यानी कि उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ये था मार्केट सेगमेंटेशन। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं टारगेटिंग के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर के फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेलीग्राम पे सर्च करना है स्टडी कॉमर्स विदाउट स्पेस, या आप इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9598269172। टेलीग्राम पे करीब अभी 2500 लोगों ने ऑलरेडी हमें ज्वाइन कर लिया है। तो आज हम टारगेटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि टारगेटिंग क्या है और उसके बाद जानेंगे कि टारगेटिंग स्ट्रेटजीज कौन कौन से हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जानेंगे कि डिफरेंट सिचुएशन में कौन कौन से टारगेटिंग स्ट्रेटजीज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और एंड में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पे टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हैं। मैं चाहता हूँ कि वीडियो को पॉज करके आप इन क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करें और वीडियो के एंड में मैं आपको इन क्वेश्चंस का आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये है क्वेश्चन नंबर 3, ये है क्वेश्चन नंबर 4 और ये है लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो इससे पहले हम एसटीपी अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एस फॉर सेगमेंटेशन, टी फॉर टारगेटिंग एंड पी फॉर पोजिशनिंग। आज हम इस वीडियो में टारगेटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले मैंने सेगमेंटेशन पे एक वीडियो पहले ही बना लिया है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक आपको मार्केट सेगमेंटेशन का मिल जाएगा, वहां से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि टारगेटिंग पढ़ने से पहले आप सेगमेंटेशन का वीडियो देख लें ताकि आपको टारगेटिंग आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ टारगेटिंग पढ़ने से पहले मैं सेगमेंटेशन के बारे में ब्रीफली डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं सेगमेंटेशन क्या होता है। जब हम टोटल मार्केट को जब छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं बेस्ड ऑन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इंडियन मार्केट को अगर हम एरिया के बेसिस पे डिवाइड कर दें, न्यूज़ आप देखते होंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अगर एरिया के बेसिस पे हम डिवाइड कर देंगे तो इसे हम सेगमेंटेशन कहेंगे। ध्यान रखिएगा कि सेगमेंटेशन का कोई एक तरीका, एक मेथड नहीं है, बल्कि बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। 4 इंपॉर्टेंट तरीके हो सकते हैं। पहला है जियोग्राफिक बेसिस पे, दूसरा है डेमोग्राफिक बेसिस पे, तीसरा है साइकोग्राफिक और चौथा और लास्ट है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। तो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है ABC लिमिटेड। अगर ये कंपनी इंडिया में कार बनाना चाहती है और उसने इंडियन कंज्यूमर को इनकम के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हाई इनकम ग्रुप, सेकंड है मीडियम इनकम ग्रुप और तीसरा है लो इनकम ग्रुप। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ABC लिमिटेड जो है वो टोटल मार्केट को छोटे छोटे सेगमेंट्स में, अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर रहा है, तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहेंगे। अब आते हैं टारगेटिंग के बारे में। जब सेगमेंटेशन का काम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि जब हम टोटल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे यहाँ पे ABC लिमिटेड ने क्या किया कि इनकम के बेसिस पे इंडियन कंज्यूमर को हाई इनकम, मीडियम इनकम और लो इनकम ग्रुप में
डिसाइड कर दिया। अब फॉर एग्जांपल जो ABC लिमिटेड है उसको कार बनाना है, तो कार वो तो लग्जरी कार भी बना सकती है और बहुत लो कॉस्ट भी बना सकती है। तो अब किस कंज्यूमर के लिए उसको कार बनाना है ये सेलेक्ट करना है, क्या होगा, टारगेटिंग होगा। तो टारगेटिंग क्या होता है कि जब सेगमेंटेशन करने के बाद हम हर सेगमेंट को इवेलुएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और उसके बाद किसी एक सेगमेंट को या एक से अधिक भी सेगमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब हम प्रत्येक सेगमेंट को इवेलुएट करते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं तो उसको हम टारगेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ABC लिमिटेड जो है वो लग्जरी कार बनाना चाहती है तो वो हाई इनकम ग्रुप को टारगेट करेगी, तो इसे हम टारगेटिंग कहेंगे। मार्केट सेगमेंट से एक फर्म को ये पता चलता है कि उसके प्रोडक्ट के लिए प्रत्येक सेगमेंट में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कितने अवसर हैं। फर्म को अब वेरियस सेगमेंट्स को इवेलुएट करना पड़ेगा, यानी मूल्यांकन करना पड़ता है और ये डिसाइड करना पड़ता है कि उसे कितने और कौन कौन से सेगमेंट्स को सेलेक्ट करना है, यानी डिसाइड करना है जिसे वो बेस्ट तरीके से सर्व कर सकता है। यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम जो भी मार्केट सेगमेंट्स होता है उसको इवेलुएट करते हैं और एक या एक से अधिक सेगमेंट्स को सेलेक्ट करते हैं टू एंटर इन द मार्केट में प्रवेश करने के लिए। तो मार्केट सेगमेंटेशन के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि मार्केट सेगमेंट को इवेलुएट करते हैं और दूसरा काम होता है कि सेलेक्ट करते हैं। जब हम इवेलुएट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हमारे लिए कौन सा सेगमेंट बेस्ट होगा जिसको हम सर्व कर सकते हैं। तो इवेलुएशन के बाद हम सिलेक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट सेगमेंट को इवेलुएट करते समय हम क्या क्या ध्यान रखते हैं। तो जब एक फर्म को डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को इवेलुएट करना होता है तो वहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए एक फर्म को। सबसे पहला है मार्केट सेगमेंट्स का साइज और ग्रोथ। मार्केट सेगमेंट्स का जो साइज है वो परफेक्ट होना चाहिए, यानी राइट होना चाहिए। परफेक्ट साइज होना चाहिए। परफेक्ट साइज होने का मतलब क्या है कि जो मार्केट सेगमेंट है वो लार्ज होना चाहिए, यानी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उसमें हो और उसमें ग्रोथ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी होना चाहिए, मतलब ग्रोथ की संभावना अवश्य हो। दूसरा है सेगमेंट स्ट्रक्चरल अट्रैक्टिवनेस। एक कंपनी को मार्केट सेगमेंट्स के अट्रैक्टिवनेस को इवेलुएट करना पड़ता है फॉर लॉन्ग रन। मार्केट सेगमेंट या तो ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, मोर अट्रैक्टिव हो सकता है, या फिर लेस अट्रैक्टिव होता है, यानी ज़्यादा या कम अट्रैक्टिव हो सकता है। अब ये जानना जरूरी है कि एक मार्केट सेगमेंट कब मोर अट्रैक्टिव होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और कब लेस अट्रैक्टिव होगा। तो जब कोई भी मार्केट सेगमेंट जो है वो लार्ज होगा तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, और जब लार्ज नहीं होगा मार्केट सेगमेंट तो वो लेस अट्रैक्टिव होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जांपल यदि मार्केट सेगमेंट ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा तो उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो कंपनियां हैं उस सेगमेंट को कैटर करने की कोशिश करेंगी, यानी उस मार्केट में इंटर करने की कोशिश करेंगी, या हम यूँ कह सकते हैं कि उस सेगमेंट को सर्व करने की कोशिश करेंगी, जिससे ये सेगमेंट ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इसके अलावा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट सेगमेंट अगर लार्ज है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा फॉर एवरी कंपनी। कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर मार्केट सेगमेंट अगर बड़ा है तो सभी कंपनियों के लिए वो अट्रैक्टिव होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक छोटी कंपनी और वो बड़े सेगमेंट्स को कैटर करना चाहती है, उसको सर्व करना चाहती है, तो ये वो कभी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो छोटे फर्म्स होते हैं उनके पास स्किल और रिसोर्सेज ये कम होता है। ऐसे सिचुएशन में जो छोटे फर्म होते हैं वो लार्ज सेगमेंट्स को कभी भी कैटर नहीं कर सकते, यानी उनको सर्विस नहीं दे सकते। इसीलिए छोटी कंपनियों के लिए बड़े सेगमेंट्स लेस अट्रैक्टिव हो सकते हैं। दूसरा ये जानते हैं कि मार्केट सेगमेंट लेस अट्रैक्टिव कब होगा, जब कोई भी एंट्रेंट जो होगा, यानी कोई भी फर्म आसानी से किसी भी सेगमेंट में प्रवेश कर सकती हो तो वो लेस अट्रैक्टिव होगा। इसके अलावा किसी भी सेगमेंट में सप्लायर अगर एक ही है, यानी सिंगल सप्लायर है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी सेगमेंट सप्लायर जो है वो एक ही है, तो वो सेगमेंट लेस अट्रैक्टिव होगा, बिकॉज सप्लायर कैन कंट्रोल द प्राइस एंड रिड्यूस द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ द गुड्स। तीसरे पे आते हैं। तीसरा दिया है कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसोर्सेज। कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज के आधार पे ही मार्केट सेगमेंट को सेलेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखें तो जो मीडियम इनकम ग्रुप हैं वो एक लार्ज सेगमेंट है फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर, यानी कि जिसको हम इकोनॉमी सेक्टर भी कहते हैं,
वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपनियों को कि वो एंटर करे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाए। लेकिन अगर कोई भी जो कंपनी है उसकी ये ऑब्जेक्टिव नहीं है कि वो मीडियम ग्रुप या फिर इकोनॉमी सेक्टर को सर्व करे, तो उसके लिए इस सेक्टर में एंटर करना अच्छा नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं BMW का एग्जांपल। हम सभी जानते हैं कि BMW जो है वो एक लग्जरी कार मेकर कंपनी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लग्जरी परफॉर्मेंस कार बनाना है। तो यदि वो इकोनॉमी सेक्टर में कार बनाती हैं तो इसका कोई भी सेंस नहीं बनता, यानी कोई फ़ायदा नहीं। तो जब हम मार्केट सेगमेंट को इवेलुएट करेंगे तो हम ये ध्यान रखेंगे कि मार्केट सेगमेंट का साइज कैसा है, उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, जो सेगमेंट है उसकी अट्रैक्टिवनेस कितनी है। ध्यान रखिएगा ये फर्म टू फर्म ये डिफरेंट हो सकती, और कंपनी के खुद के ऑब्जेक्टिव और उसके बाद रिसोर्स कैसा है, इन सारी चीज़ों को भी हम ध्यान रखेंगे वाइल इवेलुएटिंग मार्केट सेगमेंट। और दूसरा आता है सेलेक्टिंग टारगेट मार्केट सेगमेंट। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मार्केट क्या होता है। तो ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स को हम मार्केट कहते हैं, और इन्हीं कंज्यूमर को जब हम टारगेट करते हैं यानी सेलेक्ट करते हैं कि हमें इन्हीं ग्रुप को कैटर करना है, तो उसको हम टारगेट मार्केट कहते हैं। तो अ टारगेट मार्केट कॉन्सिस्ट ऑफ सेट ऑफ बायर्स हु शेयर्स कॉमन नीड और कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द कंपनी डिसाइड टू सर्व, जिसको हम टारगेट मार्केट कहते हैं। अब आते हैं हम टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज पे। 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, दूसरा है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, तीसरा है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, चौथा है माइक्रो मार्केटिंग। ध्यान रखिएगा ये चारों मार्केट टारगेटिंग स्ट्रैटेजीज हैं। पहला है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, या इसको हम मास मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि जो भी मार्केट सेगमेंट होता है उसमें जो भी डिफरेंसेस होता है फर्म उसको इग्नोर कर देती है। यानी अगर हम ये मान लेते हैं कि ये टोटल मार्केट है, तो हम इन सारे मार्केट को कैटर करना चाहेंगे, यानी सबको हम सर्विस देना चाहेंगे, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। तो जब एक फर्म सारे मार्केट को कैटर करना चाहती है, सभी मार्केट को सर्विस देना चाहती है विथ वन ऑफर, तो इसको हम अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोका कोला, ये अपने कंज्यूमर को वो अलग अलग कैटेगरी में नहीं डिवाइड करती, बल्कि सभी लोगों के लिए ये प्रोडक्ट बनाती। तो ये है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जो सारे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता हो, ये बहुत मुश्किल है। दूसरा है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, या इसको हम सेगमेंटेड मार्केटिंग कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मार्केट को हम टोटल मार्केट को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। तो डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत जो भी फर्म होता है वो अपने कंज्यूमर होता है उसको सेवरल मार्केट सेगमेंट में डिवाइड करता है, और प्रत्येक सेगमेंट के लिए अलग अलग ऑफर डिसाइड करता है। जैसे अगर हम ये टोटल मार्केट मान लें तो इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल A, B, C और D अलग अलग सेगमेंट में हम डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका की एक कंपनी है P&G जो लॉन्ड्री डिटर्जेंट बनाती हैं, वो 6 अलग अलग ब्रांड नेम से अमेरिका में, जैसे बोल्ट, चियर, ड्रेफ्ट, गेन, टाइड। टाइड आप इंडिया में भी बहुत सुनते होंगे। तो अगर हम टाइड का ही एग्जांपल लें तो टाइड भी क्या करती है, अपने टोटल मार्केट को अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड करती है, यानी वो सेगमेंटेड मार्केटिंग करती है। जैसे टाइड विथ ब्लीच, टाइड कोल्ड वाटर, टाइड हाई एफिशिएंसी, टाइड प्लस फैब्रिक, टाइड प्लस डाउनी। अगर हम इंडिया की बात करें तो हिंदुस्तान लीवर कंपनी जो है वो अलग अलग ब्रांड नेम से प्रोडक्ट निकालती है इंडिया में, जैसे व्हील, लाइफबॉय, वेस्लिन, डव, एक्स, लिप्टन ग्रीन टी, हॉर्लिक्स, पेप्सोडेंट, पॉन्ड्स। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हम अलग अलग मार्केट के लिए क्या करें, अलग अलग ऑफर निकाल रहे हैं। तो यहाँ हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है वो सेम एक ही कंपनी है लेकिन अलग अलग ब्रांड नेम से प्रोडक्ट निकालती है टू केटर द इंटायर मार्केट। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या सेगमेंटेड मार्केटिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है? सेगमेंटेड मार्केटिंग के अंतर्गत या डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत जो कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है, और अलग अलग मार्केट सेगमेंट के लिए अलग अलग प्लान्स बनाना पड़ता है, जिसके लिए हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, R&D करते हैं, फॉरकास्टिंग, सेल्स एनालिसिस करना पड़ता है, प्रमोशनल प्लानिंग करना पड़ता है। इन सब के अलावा
अलग अलग सेगमेंट को कैटर करने के लिए हमें अलग अलग एडवर्टाइजिंग कैंपेन चलाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा प्रमोशनल कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तीसरा है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, या इसको नीश मार्केटिंग कहते हैं। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट पॉलिसी को अपनाते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा सेगमेंट है, इसको हम कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं। तो जब कोई फर्म जो है एक लार्ज शेयर के लिए जब एक सेगमेंट या कुछ सेगमेंट्स को कैटर करने की कोशिश करती है, सर्व करने की कोशिश करती है, तो उसको हम कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि हम किसी एक सेगमेंट पे कंसंट्रेट रहेंगे। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग का एग्जांपल है स्टार स्पोर्ट्स, हिंदी एसटी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स को कैटर किया गया है, जो स्पेशली हिंदी ऑडियंस है, यानी किसी एक कंसंट्रेटेड लैंग्वेज पे फोकस किया गया है। आप अपने टीवी में बहुत सारे चैनल्स देखते होंगे, फॉर एग्जांपल एंटरटेनमेंट चैनल, मूवी चैनल्स, या फिर न्यूज़ चैनल, या इंफॉर्मेशन से जो रिलेटेड चैनल्स हैं वो देखते होंगे। तो बहुत सारे चैनल्स थे, लेकिन उसमें से जो स्टार स्पोर्ट्स हिंदी है उसने स्पोर्ट्स चैनल को सेलेक्ट किया, और स्पोर्ट्स में भी जो क्रिकेट स्पोर्ट्स चैनल हैं उनको कैटर किया। स्पोर्ट्स चैनल में भी इंग्लिश, हिंदी अलग लैंग्वेज हैं, तो उसने क्या किया, हिंदी ऑडियंस को कैटर किया, जो एक बहुत बड़ा लार्ज सेगमेंट है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा जिवामे जो एक लॉन्ड्री शॉप है, वो भी क्या करता है, विमेंस के लिए लॉन्ड्री बेचता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंतर्गत वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल लागू होता है। अब हम देखते हैं माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है। हमने कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में देखा कि वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे कस्टमाइजेशन का अभाव है, यानी कस्टमाइजेशन यहाँ पे नहीं था अभी तक। तो माइक्रो मार्केटिंग क्या करता है, कस्टमाइजेशन पे ही फोकस करता है। माइक्रो मार्केटिंग के अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, पहला है लोकल मार्केटिंग, दूसरा है इंडिविजुअल मार्केटिंग। सबसे पहले जानते हैं माइक्रो मार्केटिंग क्या होता है। तो जब एक फर्म जो होती है वो स्पेसिफिक इंडिविजुअल या लोकल कस्टमर सेगमेंट को कैटर करने की कोशिश करती है, तो उसको हम माइक्रो मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत दो चीज़ें आती हैं, पहला है लोकल मार्केटिंग, दूसरा है इंडिविजुअल मार्केटिंग। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है लोकल मार्केटिंग। जब हम लोकल कस्टमर सेगमेंट को कैटर करना चाहते हैं, उसके नीड एंड वांट्स को पूरा करना चाहते हैं, तो उसको हम लोकल मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिटीज़ के बेसिस पे या नेबरहुड के बेसिस पे, या कोई स्पेसिफिक स्टोर भी हो सकता है जिसको हम कैटर करना चाहते हैं। नेक्स्ट है इंडिविजुअल मार्केटिंग। इंडिविजुअल मार्केटिंग को वन टू वन मार्केटिंग या मास कस्टमाइजेशन कहा जाता है, या फिर मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग कहा जाता है। इसके अंतर्गत ध्यान रखिएगा कि कस्टमाइजेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है एक इंडिविजुअल के लिए। तो अगर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर जो है उसकी क्या नीड है, क्या प्रेफरेंसेस हैं, उसके आधार पे जब हम उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम इंडिविजुअल मार्केटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल नाइकी जो एक शूज़ बनाने वाली कंपनी है, उसने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था पास्ट में जिसका नाम है नाइकी बाय यू। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कंज्यूमर होता है वो अपने मनपसंद का जो भी जूते का मटेरियल होता है, किस मटेरियल का होना चाहिए ये सेलेक्ट कर सकता है, कलर सेलेक्ट कर सकता है, और इवन जो इम्प्रिंट टेक्स्ट है, जो भी शूज़ पे जो भी आप लिखवाना चाहें वो भी लिखवा सकते हैं। और इवन जो लेफ्ट एंड राइट शूज़ है दोनों का साइज भी अलग अलग ले सकते हैं। तो ये क्या है, मास कस्टमाइजेशन पे फोकस करता है इंडिविजुअल मार्केटिंग। ये है नाइकी बाय यू प्रोग्राम बाय नाइकी। इसके अंतर्गत आप जो भी स्पोर्ट्स शूज़ हैं या शूज़ हैं आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, कलर, साइज़, और अपना नाम भी लिखवा सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है अरबी, जो एक वॉलेट बनाने वाली कंपनी है, और ये मेंस और विमेंस के लिए वॉलेट बनाती है, ट्रैवल बैग्स बनाती है। तो यहाँ पे आप अपना नाम भी लिखवा सकते हैं, और कौन कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है ये आप देख सकते हैं, कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी इंडिविजुअल कस्टमर के नीड एंड प्रेफरेंसेस को यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो अभी तक हमने टारगेटिंग स्ट्रेटजीज के अंतर्गत 4 पढ़ा है, जिसमें पहला था अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसको हम मास मार्केटिंग भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम मार्केट सेगमेंट को किसी भी कैटेगरी में नहीं बांटते हैं, यानी हमारे लिए सारे कंज्यूमर ही होते हैं। दूसरा होता है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, या फिर इसको हम सेगमेंटेड मार्केटिंग कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, सेवरल सेगमेंट बनाते हैं, और सेवरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं।
तीसरा होता है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग या इसको नीश मार्केटिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट पॉलिसी अपनाते हैं, यानी किसी एक सेगमेंट को हम कैटर करने की कोशिश करते हैं विद वन प्रोडक्ट यानी वन ऑफर। लास्ट होता है माइक्रो मार्केटिंग, जिसके अंतर्गत हम मास कस्टमाइजेशन देखते हैं। मास कस्टमाइजेशन यानी किसी इंडिविजुअल या लोकल की जो भी नीड एंड प्रेफरेंसेस हैं उसको ध्यान में रख के जो चाहिए उसको वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो जहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग जो है वो ब्रॉडली टारगेटेड है और वहीं पे माइक्रो मार्केटिंग जो है वो नैरोली टारगेटेड है, और इन दोनों के बीच में आता है डिफरेंशिएटेड और या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग। अब आइए देखते हैं कि डिफरेंट सिचुएशन में एक फर्म को कौन से टारगेटिंग स्ट्रेटजीज को अपनाना चाहिए। पहला सिचुएशन दिया गया है कि जब किसी फर्म के पास रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो उसे कौन से टारगेटिंग स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए। तो अगर कोई भी फर्म है जिसका रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है तो उसे किसी एक सेगमेंट को कैटर करना चाहिए विद वन प्रोडक्ट। दूसरा दिया गया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट यूनिफॉर्म हो, फॉर एग्जांपल स्टील जो है वो सभी के लिए सेम है, तो अगर कोई प्रोडक्ट यूनिफॉर्म है तो वहाँ पे कौन सी टारगेटिंग स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अनडिफरेंशिएटेड या मास मार्केटिंग अपनाना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है उसका डिज़ाइन वेरी करता है, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन, कैमरास, कार, तो ऐसे जगह पे हम डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटजीज को हम अपना सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर कोई भी फर्म अपना मार्केट में न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना चाहती है, लॉन्च करना चाहती है, तो ये एडवाइजेबल है कि उसे एक ही वर्जन लॉन्च करना चाहिए, एक ही तरीके का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच अपनाना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसके अंतर्गत अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैच्योरिटी स्टेज में, परिपक्वता स्तर पे आ गई है, तो वहाँ पे डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो होता है वो बेस्ट होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर ज़्यादातर जो बायर्स हैं उनका जो टेस्ट है वो सेम है, इवन जो भी वो परचेस कर रहे हो वो सेम अमाउंट में है, इवन सेम मार्केटिंग एफर्ट्स के साथ है, यानी वो सेम तरीके से प्रयास कर रहे हैं, एक ही तरीके का उनका प्रयास है किसी भी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, तो यहाँ पे हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अपना सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी फर्म है उसका कॉम्पिटिटर है, अगर वो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग अप्रोच अपना रहा है तो आपको डिफरेंशिएटेड या कंसंट्रेटेड मार्केटिंग अप्रोच अपनाना चाहिए फॉर स्पेसिफिक सेगमेंट। तो अब आइए क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग ईच मार्केट सेगमेंट्स अट्रैक्टिवनेस एंड सेलेक्टिंग वन और मोर मार्केट सेगमेंट टू एंटर। तो अगर आपको इन चारों टर्म्स के बारे में नहीं पता है तो आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ क्वेश्चंस को आंसर करने पे ज़्यादा जोर न दें, बल्कि जो टर्म्स दिए गए हैं उनको समझे, कॉन्सेप्ट को समझे, ताकि आप कभी भी अगर ये क्वेश्चंस दोबारा पूछे जाते हैं तो आप आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके टर्म्स को समझ लेते हैं। सबसे पहला दिया गया है मार्केट सेगमेंटेशन। तो हम देखते हैं कि जब हम टोटल मार्केट को जब छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको हम मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। दूसरा दिया है मास मार्केटिंग। मास मार्केटिंग को हम जानते हैं कि इसको हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि वन प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट होता है फॉर ऑल, सभी के लिए होता है, फॉर एग्जांपल कोका कोला। तीसरा दिया है मार्केट टारगेटिंग। जब हम सेगमेंटेशन पूरा कर लेते हैं तो हम ईच सेगमेंट को इवेलुएट करते हैं और उसमें से एक या एक से अधिक सेगमेंट को हम सेलेक्ट करते हैं, तो जिसको हम टारगेटिंग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हम इसके अंतर्गत मार्केट सेगमेंट को इवेलुएट करते हैं और एक या एक से अधिक मार्केट सेगमेंट को सेलेक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इवेलुएट किया जा रहा है एक सेगमेंट के अट्रैक्टिवनेस को और एक या एक से अधिक सेगमेंट्स को सेलेक्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मार्केट टारगेटिंग। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिविजुअल मार्केटिंग इज ऑल्सो नोन एज। तो मैंने आपको बताया था कि इंडिविजुअल मार्केटिंग को वन टू वन मार्केटिंग, मास कस्टमाइजेशन। यहाँ ध्यान रखिएगा कि मास कस्टमाइजेशन है, मास मार्केटिंग नहीं है। मास मार्केटिंग नहीं है, मास मार्केटिंग को हम अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग कहते हैं। तीसरा दिया है मार्केट्स ऑफ वन मार्केटिंग। तो इंडिविजुअल मार्केटिंग को तीनों नामों से जानते हैं, ये हमने कुछ ही देर पहले देखा है।
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा ऐसा मार्केटिंग टारगेटिंग स्ट्रेटजीज है जिसके अंतर्गत हम वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला है अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, जिसके अंतर्गत हमने देखा कि इसके अंतर्गत वन प्रोडक्ट होता है लेकिन वन सेगमेंट नहीं, फॉर ऑल सेगमेंट। दूसरा दिया है डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, तो हमने देखा है कि डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग में क्या होता है कि सेवरल सेगमेंट होता है और सेवरल सेगमेंट होता है, सेवरल प्रोडक्ट होता है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग में हमने देखा है कि वन प्रोडक्ट होता है और वन सेगमेंट होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वन प्रोडक्ट वन सेगमेंट किस में होता है, तो ये है कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, जैसे जिमामे का आपने एग्जांपल देखा। क्वेश्चन 4 ये कह रहा है कि कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटजीज है जिसके अंतर्गत कोई भी फर्म जो है वो मार्केट सेगमेंट डिफरेंसेस को इग्नोर कर देती है और सारे मार्केट को केटर करती है विद वन ऑफर। तो माइक्रो मार्केटिंग के अंतर्गत हमने देखा था कि मास कस्टमाइजेशन होता है। मास कस्टमाइजेशन होता है यानी कि इसके अंतर्गत फर्म जो होती है सभी को एक ही तरीके का प्रोडक्ट नहीं बनाती, बल्कि इंडिविजुअल जो नीड एंड प्रेफरेंसेस होता है उसको ध्यान में रखती है। डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि सेवरल सेगमेंट होता है, सेवरल सेगमेंट्स होता है। कंसंट्रेटेड मार्केटिंग के अंतर्गत हम देखते हैं सिर्फ एक सेगमेंट होता है। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग या इसको हम मास मार्केटिंग भी कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या होता है कि वन प्रोडक्ट होता है फॉर ऑल सेगमेंट, फॉर ऑल सेगमेंट आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी टारगेटिंग स्ट्रेटजीज है जिसके अंतर्गत कोई फर्म जो है वो मार्केट डिफरेंसेस को इग्नोर कर देती है। तो अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि जो मार्केट सेगमेंट होता है, सेगमेंट के जो डिफरेंसेस हैं, सेगमेंट में जो अंतर होता है उसको हम नहीं मानते हैं और सारे मार्केट को हम एक ही ऑफर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोका कोला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन डैश मार्केटिंग अ फर्म डिसाइड टू टारगेट सेवरल मार्केट सेगमेंट्स एंड डिजाइन सेपरेट ऑफर्स फॉर ईच। तो आपको चारों टर्म्स मैंने पहले ही बता दिए हैं। सेगमेंटेड मार्केटिंग को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं कि मार्केट को, टोटल मार्केट को अलग अलग सेवरल सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं और ईच सेगमेंट के लिए, अलग अलग सेगमेंट के लिए हम अलग अलग ऑफर बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सेगमेंटेड मार्केटिंग। तो ये था मार्केट टारगेटिंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पोजीशनिंग के बारे में। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी आईडी है नीरज पांडे ऑफिशियल। आप मेरे वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज यहाँ पूछ सकते हैं। आप हमारे लेक्चर की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एट जस्ट ₹500। आप इस दिए गए नंबर पे हमें पे कर सकते हैं। नंबर है 7317240017। आप हमें फ़ोनपे, गूगल पे या किसी भी UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पिछले कुछ वीडियो में STP अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें S फॉर सेगमेंटेशन, T फॉर टारगेटिंग और आज हम P पढ़ने वाले हैं यानी पोजीशनिंग के बारे में। तो मैंने STP अप्रोच पे पहले ही 2 वीडियो बना लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको इन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं सेगमेंटेशन और टारगेटिंग को ब्रीफली डिस्कस कर दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सेगमेंटेशन की। तो जब हम लार्ज मार्केट को छोटे छोटे स्मॉल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। अगर मैं आपसे टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो जब हम लार्ज हेट्रोजीनस मार्केट को हम जब छोटे छोटे होमोजीनस मार्केट में डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में रहने वाले लोगों को अगर हम उनकी इनकम के बेसिस पे अगर हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल हाई इनकम ग्रुप, मीडियम इनकम ग्रुप या लो इनकम ग्रुप के बेसिस पे अगर डिवाइड कर दिया तो इसे हम सेगमेंटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं टारगेटिंग का। सेगमेंटेशन के बाद एक फर्म को अपने सारे सेगमेंट्स को, वेरियस सेगमेंट्स को इवैल्यूएट करना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि किस सेगमेंट को उसे टारगेट करना है। इसे हम टारगेटिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा कि हमने इंडिया में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको उनके इनकम के बेसिस पे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने हाई इनकम ग्रुप को टारगेट कर दिया तो इसे ही हम टारगेटिंग कहेंगे। अब बात करते हैं पोजीशनिंग की, जो आज का टॉपिक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि पोजीशनिंग होता क्या है। मैं यहाँ पे दो ब्रांड नेम लिखता हूँ, आपको बताना है कि आप इन दोनों ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। पहला ब्रांड है रियलमी, आप रियलमी का फ़ोन यूज़ करते हो, और दूसरी तरफ है एप्पल। आपको ये बताना है कि आप दोनों ब्रांड नेम को देख के आप क्या सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये सोचते हो कि एप्पल जो है एक प्रीमियम ब्रांड है, लग्जूरियस ब्रांड है, और दूसरी तरफ जो रियलमी है वो इकोनॉमी क्लास के लिए बनाया गया एक ब्रांड है। तो ये जो सोच है आपकी, इसी को हम पोजीशनिंग कहते हैं। यानी कि एक कंज्यूमर के माइंड में किसी भी प्रोडक्ट को लेके क्या सोच है, उसकी क्या प्लेस है, इसे ही हम पोजीशनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको नूडल्स का एग्जाम्पल दूं कि आप अपने दिमाग में नूडल्स का एग्जाम्पल लीजिए, तो क्या आपके दिमाग में मैगी आ रहा है 2 मिनट का? या मैं आपको अलमीरा के बारे में बोलता हूं कि आप किसी ब्रांड का नाम बताओ, तो क्या गोदरेज आ रहा है आपके दिमाग में? तो यही पोजीशनिंग होता है, यानी कि किसी भी कंज्यूमर के माइंड में किसी भी प्रोडक्ट को लेके उसकी क्या इमेज है, क्या प्लेस है, इसे ही हम पोजीशनिंग कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑटोमोबाइल मार्केट के अंतर्गत जो मारुति 800 है, उसे पोजीशन किया गया है एज अ इकोनॉमी क्लास के लिए। यानी कि मारुति 800 जो है वो मिडिल इनकम ग्रुप के लिए बनाया गया है, और दूसरी तरफ जो मर्सिडीज है वो लग्जरी कार है, यानी जो हाई इनकम ग्रुप है उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये होता है पोजीशनिंग। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो इसे हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग कहते हैं। अगर मैं टेक्निकल टर्म से बात करूं कि प्रोडक्ट पोजीशनिंग होता क्या है, तो ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ परसेप्शंस होता है, इम्प्रेशंस होता है, या फीलिंग होता है, जो एक कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक फीलिंग बनाता है, एक सोच बनाता है, कंपेयर टू जो कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट हैं उनके कंपेरिजन में। तो प्रोडक्ट पोजीशनिंग इतना इम्पॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि आपने देखा कि कंज्यूमर खुद एक इमेज बनाता है कि एक प्रोडक्ट जो है उसका क्या स्थान होना चाहिए, क्या वो महंगा प्रोडक्ट है, क्या वो सस्ता प्रोडक्ट है। ये कंज्यूमर की खुद की परसेप्शन होती है। तो हम प्रोडक्ट पोजीशनिंग करते ही क्यों हैं? अब देखिए कि एक मार्केटर जो है वो अपना प्रोडक्ट इस चीज़ पे तो छोड़ नहीं सकता कि कंज्यूमर उसको क्या समझते हैं, या कंज्यूमर क्या फील कर रहे होंगे, क्या उनका क्या इंप्रेशन होगा, या क्या उनका परसेप्शन होगा। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि मार्केटर डू नॉट वांट टू लीव देयर प्रोडक्ट्स पोजीशन टू चांस। यानी कि मार्केटर जो है वो ये नहीं चाहता कि छोड़ दो कंज्यूमर पे, वो सोचेगा कि प्रोडक्ट किस तरीके का है। इसीलिए जो मार्केटर होते हैं वो पोजीशन को प्लान करते हैं, ताकि जो मैक्सिमम एडवांटेज है वो उस प्रोडक्ट से ले सके और काफ़ी प्रॉफिट बना सके। अब यहाँ पे लिखा गया है कि चूजिंग अ डिफरेंशिएशन एंड पोजीशनिंग स्ट्रेटजी। अब हमें ये तय करना होगा कि हम किस तरीके से अपनी पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिफरेंशिएशन होना आपके प्रोडक्ट में। डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? जैसे जब आपने ये तय किया कि रियलमी जो है वो इकोनॉमी क्लास के लिए बनाया गया है और एप्पल जो है वो एक प्रीमियम ब्रांड है, तो इन दोनों के बीच में जो आपने डिफरेंस बताया है कि एक कम इनकम ग्रुप वाला परचेस करता है और दूसरा जो है वो हाई इनकम वाला ग्रुप वाला जो पर्सन है वो परचेस करता है, तो ये डिफरेंशिएशन आपने किस बेसिस पे की है? तो ये डिफरेंशिएशन हो सकता है कि एप्पल का क्वालिटी काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी प्रीमियम लुकिंग हो, काफ़ी ड्यूरेबल हो। इस तरीके से कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है जो आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो डिफरेंशिएशन और पोजीशनिंग टास्क के अंतर्गत 3 तरीके के स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 स्टेप दिया गया है। घबराइए मत, चौथा जो स्टेप है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का है, यानी कि जो भी आप स्ट्रेटजी बना रहे हो उसे कंज्यूमर को डिलीवर भी करना ज़रूरी है। तो मेन आपको ये तीनों सिर्फ याद रखने हैं। फर्स्ट दिया गया है आइडेंटिफाइंग अ सेट ऑफ डिफरेंशिएटिंग competitive advantage on which to build a position। सेकेंड दिया गया है चूजिंग द राइट कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, और थर्ड दिया गया है सेलेक्टिंग एन ओवरऑल पोजिशनिंग स्ट्रेटजी। ये 3 पॉइंट में ये सारा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो डिटेल में इसको पढ़ेंगे, आप ध्यान से बस इन चीज़ों को सुनते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाइंग पॉसिबल वैल्यू डिफरेंसेस एंड कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है
वो दूसरे कॉम्पिटिटर से किस तरीके से अलग है। और हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ डिफरेंट ना हो बल्कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिले। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या। तो जब एक कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में अपने कस्टमर को ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है तो उसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। अब ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। पहला होता है अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम कर देना। जैसे शाओमी है, वो मोबाइल फ़ोन बनाती हैं, तो उसका जो प्राइस होता है उसके कॉम्पिटिटर से हमेशा कम होता है, चाहे वो वन प्लस हो, चाहे सैमसंग हो, चाहे एप्पल हो। इन सारे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में उसके प्रोडक्ट का प्राइस जो होता है वो कम होता है, तो इसे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहते हैं। दूसरा एक और तरीका है कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा है तो आप ज़्यादा बेनिफिट भी प्रोवाइड करिए जो उस हायर प्राइस को जस्टिफाई कर सके। फॉर एग्जांपल एप्पल, उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन काफ़ी हद तक वो जस्टिफाई भी कर देता है हायर प्राइसेस को। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि आइडेंटिफाइंग पॉसिबल वैल्यू डिफरेंसेस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करना होता है और हमें वैल्यू डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई करना होता है, यानी डिफरेंसेस को भी आइडेंटिफाई करना होता है। पोजिशनिंग में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से दूसरे से अलग है, ये भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो जब हम पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करते हैं, यानी कि जब कोई भी मार्केटर ये सोचता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को अलग दिखाना है, तो वो किस तरीके से अलग दिखा सकता है। अलग अलग तरीका है डिफरेंशिएशन का, जैसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, सर्विस डिफरेंशिएशन, चैनल, पीपल और इमेज डिफरेंशिएशन, ये तरीका है डिफरेंशिएशन का। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की। अब एक प्रोडक्ट अपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से किस तरीके से अलग है, ये होता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब एक कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट और आपका प्रोडक्ट किस तरीके से अलग है। फॉर एग्जांपल, आपका फीचर्स जो है वो कॉम्पिटिटर के फीचर से ज़्यादा अलग है, ज़्यादा बेहतर है, परफॉर्मेंस आपका प्रोडक्ट का ज़्यादा अच्छा है, या फिर स्टाइल और जो डिज़ाइन है वो भी बेहतर है, तो इसे हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बोस क्या है, एक स्पीकर बनाने वाली कंपनी है जो काफ़ी अच्छे डिज़ाइन के और काफ़ी अच्छे साउंड वाले स्पीकर्स बनाती है जिनका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये एक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है सर्विस डिफरेंशिएशन। अभी तक आपने देखा कि फिजिकल जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करता है, लेकिन एक फर्म जो है वो सर्विस के थ्रू भी डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकता है। अब सर्विस के थ्रू डिफरेंशिएशन कैसे क्रिएट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो भी आप सर्विस दे रहे हो वो काफ़ी फास्ट हो, कन्वीनियंट हो कंज्यूमर को, और जो डिलीवरी है वो भी केयरफुली हो, तो सर्विस डिफरेंशिएशन इस तरीके से हो सकता है। यहाँ पे मैंने खूबसूरत सा एग्जांपल आपको दिया है। अमेरिका में एक जगह है टेक्सास, तो बैंक ऑफ टेक्सास जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। आप जानते हैं कि बैंक एक सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर आती है। तो बैंक जो है वो सातों दिन खुले होते हैं। जनरली आप देखते हो मंडे टू सैटरडे ही बैंक खुले होते हैं, लेकिन जो बैंक ऑफ टेक्सास है वो ऑफर करता है 7 डे अ वीक, इवन शाम तक भी आपको ये सर्विस मिलेगी। तो आप दूसरे बैंकिंग सर्विस को देखो तो वहाँ पे आप मंडे टू सैटरडे आप जा सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो, लेकिन ये जो बैंक ऑफ टेक्सास है वो अलग है। कैसे अलग है? क्योंकि वो पूरे हफ्ते खुला रहता है और शाम के टाइम पे भी 7-8 जो भी टाइमिंग हो उस टाइम पे भी वो खुला रहता है। तो सर्विस डिफरेंशिएशन के थ्रू भी हम डिफरेंशिएशन दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है चैनल डिफरेंशिएशन। अभी तक आपने देखा कि हम प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सर्विस डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब हम चैनल डिफरेंशिएशन के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट को अलग दिखा सकते हैं। चैनल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत क्या होता है कि जो भी आपका चैनल कवरेज है वो आप बेहतर कर सकते हो दूसरे से, एक्सपर्टीज आप बढ़ा सकते हो, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी आप बेहतर कर सकते हो कंपेयर टू कॉम्पिटिटर्स, और इस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकते हो थ्रू चैनल डिफरेंशिएशन। फॉर एग्जांपल Amazon.com ये क्या करता है, हर जगह पे इंडिया पे आप कहीं पे भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हो वहाँ पे ये मंगा सकता है। लेकिन अगर आप कुछ जो नए ब्रांड्स हैं जैसे अरबी जो कस्टमाइज पर्स बनाता है, वो आप किसी गांव में ऑर्डर नहीं कर सकते, वहाँ डिलीवरी नहीं
वो पहुंचा पाएगा, क्योंकि उसका जो चैनल कवरेज है वो उतना नहीं है। लेकिन अमेजोन का क्या है, चैनल कवरेज ज़्यादा है, तो ये एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। अब बात करते हैं पीपल डिफरेंशिएशन की। तो पीपल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत ये दिया गया है कि कंपनी में जो भी लोग आपके काम कर रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा बेहतर हों। इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरीके से आप हायर करो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, तब जाके आपका कंपनी अच्छी सर्विस दे सकता है। फॉर एग्जांपल डिज्नी वर्ल्ड जो है, वहाँ के जितने भी एम्प्लॉय हैं वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी केयरिंग हैं, क्योंकि उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दिया गया है कि वो लोगों को हमेशा खुश रखे ताकि अधिक से अधिक लोग वहाँ पे आएँ। जैसे आप बारबेक्यू नेशन कभी गए होंगे तो आप वहाँ देखे होंगे कि वहाँ के जो लोग होते हैं वो काफ़ी वेलकमिंग होते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो ये है पीपल डिफरेंशिएशन। इसके अलावा भी आप देखते हो कि आप उन दुकान में जाते हो जहाँ पे लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। तो जहाँ पे लोग अच्छे होंगे, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ अच्छे होंगे, वहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता ही है। अब बात करते हैं ब्रांड इमेज डिफरेंशिएशन की। जब कोई भी कंपनी जो है वो एक तरीके के प्रोडक्ट, लगभग एक तरीके के जो प्रोडक्ट होता है वो ऑफर करता है, तब भी एक कंज्यूमर दो ब्रांड के बीच में किसी एक को ही सेलेक्ट करता है, और वो इसलिए करता है क्योंकि वहाँ पे ब्रांड इमेज एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। इसीलिए किसी भी कंपनी या ब्रांड इमेज को इस तरीके से होना चाहिए कि वो एकदम अलग और यूनिक हो, यानी वो यूनिक हो और बेनिफिट प्रोवाइड करता हो कंज्यूमर को। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ब्रांड इमेज को बनाने में काफ़ी हार्डवर्क लगता है, क्रिएटिविटी लगता है, और ये ब्रांड इमेज लॉन्ग टर्म में ही डेवलप हो पाता है। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, जैसे मैकडोनल्ड का लोगो दिया गया है, गूगल लोगो, या एप्पल का जो कटा हुआ सेब आप देख रहे हैं। ये सिर्फ एक लोगो नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी या फिर ब्रांड रिकॉग्निशन है, यानी कि एक तरीके से एक उसकी पहचान है ब्रांड की, सिर्फ उसका लोगो ही काफ़ी है। तो ब्रांड इमेज के थ्रू भी हम डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ कंपनी जो है वो अपने ब्रांड नेम को कुछ कलर के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे कोका कोला जो है वो रेड कलर के साथ एसोसिएटेड है, IBM जो है वो ब्लू कलर के साथ है, और UPS जो है वो ब्राउन कलर के साथ है। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। सेकेंड स्टेप है चूजिंग द राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फर्स्ट स्टेप में आपने पढ़ा कि हमें जो भी पॉसिबल वैल्यू डिफरेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करना है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करना है, और सेकंड स्टेप था कि उनमें से हमें राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सेलेक्ट करना है, यानी उन डिफरेंसेस को हमें सेलेक्ट करना है जो कि हमें कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी देते हों। तो मान लेते हैं कि एक कंपनी है जिसने पोटेंशियल डिफरेंसेस जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। अब उसे किसी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, यानी एक वैल्यू डिफरेंसेस को सेलेक्ट कर लेना चाहिए जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी उसको प्रोवाइड करती हूँ। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो भी कंपनी है उसे ये डिसाइड करना होता है कि उसे कितने डिफरेंसेस को प्रमोट करना चाहिए और कौन से। तो सबसे पहले बात करते हैं हाउ मेनी डिफरेंसेस टू प्रमोट। क्या किसी भी कंपनी को एक डिफरेंस को प्रमोट करना चाहिए? डिफरेंस मतलब आपने देखा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, चैनल डिफरेंशिएशन, सर्विस डिफरेंशिएशन, ब्रांड इमेज डिफरेंशिएशन, ये आपने डिफरेंट डिफरेंशिएशन के बारे में अभी पढ़ा। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ रहा है कि कितने डिफरेंसेस को एक कंपनी को प्रमोट करना चाहिए। तो ज़्यादातर जो मार्केटर हैं उनका ये कहना है कि किसी एक डिफरेंसेस को आप प्रमोट करो जिसमें आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है, जिससे कस्टमर को ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड होता है, उसी को आप टारगेट करो और प्रमोट करो। दूसरे मार्केटर का ये कहना है कि कंपनी को अगर वो चाहता है तो वो एक से अधिक डिफरेंशिएशन को प्रमोट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे चैलेंज ये है कि क्या वो कंपनी एक से अधिक जो डिफरेंसेस हैं उसको प्रमोट कर सकता है? क्या वो एक से अधिक डिफरेंसेस को प्रमोट करने की स्थिति में है? अब बात करते हैं विच डिफरेंसेस टू प्रमोट। कौन कौन से डिफरेंसेस को प्रमोट करना चाहिए? क्या सारे डिफरेंसेस जो हैं वो प्रमोट करने लायक होते हैं या सिर्फ कुछ डिफरेंसेस को प्रमोट करना चाहिए? तो यहाँ पे लिखा गया है कि नॉट ऑल डिफरेंसेस आर मीनिंगफुल और वर्थवाइल, यानी कि सभी ब्रांड डिफरेंसेस जो होते हैं वो मीनिंगफुल नहीं होते हैं, लायक नहीं होते हैं, और जितने भी डिफरेंसेस होते हैं उसके साथ ही कंपनी का जो कॉस्ट होता है वो भी बढ़ता जाता है।
अगर आप अपने कॉम्पिटिटर से अपना प्रोडक्ट अलग करना चाहते हैं या अलग तरीके से बनाना चाहते हैं तो उसमें आपकी अलग कॉस्ट इंक्लूड होगी, कॉस्ट बढ़ेगी। एक एग्जांपल से बताता हूं कि सारे जो ब्रांड डिफरेंसेस है वो मीनिंगफुल नहीं है। सिंगापुर में एक होटल है, होटल का नाम है वेस्टिन स्टैमफोर्ड होटल। अब इस होटल ने एक एडवर्टीजमेंट में ये बताया कि ये जो होटल है वो वर्ल्ड का टॉलेस्ट होटल है। अब क्या ये किसी भी टूरिस्ट के लिए क्या इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं या डिफरेंसेस हैं? तो आंसर है नो। इसका ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं उन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, यानी ये डिफरेंसेस जो है वो मीनिंगफुल नहीं है, बल्कि ज़्यादातर जो टूरिस्ट हैं उनका ये मूड ऑफ कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि सभी जो ब्रांड डिफरेंसेस हैं वो मीनिंगफुल नहीं है, वर्थवाइल नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि कैसे हमें ये पता चलेगा कि हमें कौन से डिफरेंस को हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए या फिर कौन सा डिफरेंस जो है वो बेनिफिशियल है कंपनी के लिए। तो यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, अगर कोई भी ब्रांड डिफरेंसेस अगर इन क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करता है तो वो डिफरेंसेस जो है वो वर्थ है, लायक है। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट। तो आपको ये देखना होगा कि जो भी डिफरेंस आप दे रहे हो यानी अपने कॉम्पिटिटर से आपका प्रोडक्ट जो भी अलग है, जिस तरीके से अलग है, क्या वो अपने कस्टमर को हाई वैल्यू बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो ज़्यादा उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्टिव। इसके अंतर्गत ये दिया गया है कि जो भी आप प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो वो एक तरीके से अलग हो, कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो इस तरीके के डिफरेंसेस को प्रोवाइड ना कर सके, या फिर आप इस तरीके से प्रोवाइड करो कि वो एक यूनिक तरीका हो, यानी आप अपने प्रोडक्ट के डिफरेंशिएशन को इस तरीके से प्रोवाइड करो कि वो एक यूनिक तरीके से कस्टमर के सामने जाए। नेक्स्ट है सुपीरियर। अब जो आपका डिफरेंसेस है वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो सुपीरियर हो, यानी दूसरे ब्रांड से आपका जो डिफरेंस है वो सुपीरियर हो और सेम बेनिफिट भी प्रोवाइड करता हो। नेक्स्ट है कम्युनिकेबल। जो भी डिफरेंसेस आप प्रोवाइड कर रहे हो वो कम्युनिकेबल भी होना चाहिए, यानी कंज्यूमर तक उस बात को पहुंचना भी चाहिए कि ये आपका ब्रांड दूसरे ब्रांड से अलग है, और विजिबल भी होना चाहिए, यानी कंज्यूमर को दिखना भी चाहिए कि ये प्रोडक्ट वाकई में अलग है। नेक्स्ट है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब ये है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो प्रिमिटिव होना चाहिए, यानी कॉम्पिटिटर्स जो है उसको आसानी से कॉपी ना कर सके, यानी जो भी डिफरेंसेस आपने प्रोडक्ट में बनाया है वो आसानी से कॉम्पिटिटर कॉपी ना कर सके। नेक्स्ट है अफोर्डेबल। जो भी आप डिफरेंसेस बना रहे हो, डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो प्रोडक्ट में, वो अफोर्डेबल भी होना चाहिए, यानी बायर कैन अफोर्ड टू पे फॉर द डिफरेंसेस, यानी जो भी डिफरेंस है उसके लिए कंज्यूमर अफोर्ड भी कर सकता हो। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने आपने देखा कि फोल्डिंग फ़ोन बनाया, लेकिन उसका प्राइस जो था वो 1 लाख से ऊपर है, तो क्या सभी बायर उसको अफोर्ड कर सकते हैं? आंसर है नहीं, यानी ये डिफरेंस जो है वो अफोर्डेबल नहीं है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो तो ये आपकी कंपनी के लिए भी प्रॉफिटेबल होना चाहिए। अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो इस तरीके का डिफरेंशिएशन क्रिएट करने का कोई मतलब नहीं। तो अभी आपने देखा कि सबसे पहले हम वैल्यू डिफरेंसेस को और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को सेलेक्ट करते हैं, और तीसरा दिया गया है सेलेक्टिंग एन ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी, यानी कि अंत में हमें ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी को अपनाना होता है। अब ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी का मतलब क्या है? मतलब है मिक्स ऑफ बेनिफिट, यानी जितने भी बेनिफिट है उन सब का एक मिक्सचर जो होता है वो ओवरऑल पोजीशनिंग होता है। फॉर एग्जांपल BMW कार जो है वो अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन मानी जाती है, यानी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होता है, लेकिन क्या सिर्फ एक एलिमेंट काफ़ी है इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए? नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम इसे कहते हैं कि ये लग्जरी प्रोडक्ट भी है, स्टाइलिंग भी है, और इसके अलावा जो भी ये प्राइस चार्ज करता है उसको वो कहीं ना कहीं जस्टिफाई भी करता है। तो ये जो मिक्स ऑफ बेनिफिट है इसे हम ओवरऑल पोजिशनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कि द फुल पोजिशनिंग ऑफ अ ब्रांड इज कॉल्ड ब्रांड वैल्यू प्रोपोजिशन। इसी को हम ब्रांड वैल्यू प्रोपोजिशन के नाम से भी जानते हैं, यानी मिक्स ऑफ ऑल बेनिफिट्स। तो यहाँ पे 5 विनिंग वैल्यू प्रोपोजिशन दिया गया है जो आपको जानना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट दिया गया है मोर फॉर मोर, यानी कि ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा प्लस ज़्यादा चार्जेस भी आपसे किए जाएंगे।
यानी अप स्केल प्रोडक्ट और सर्विसेज होगा, यानी टॉप नॉच प्रोडक्ट होगा, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा प्राइस भी चार्ज किया जाएगा। और इस तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं सिर्फ हाई क्वालिटी के नहीं होते बल्कि प्रेस्टीज वाले भी होते हैं, यानी आपको खरीदने के बाद गर्व होगा, आपको काफ़ी खुशी होगी। जैसे रोलेक्स वॉचेस या आईफोन, मर्सिडीज, BMW, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये क्या है, वैल्यू प्रोपोजिशन होता है, एक तरीके से ओवरऑल जो पोजिशनिंग होती है वो होता है, मिक्स ऑफ बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पे मोर फॉर मोर जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि ज़्यादा जो ब्रांड होते हैं वो इमिटेशन कर सकते हैं। जैसे Xiaomi जो है वो एप्पल का इमिटेशन करता है, तो मोर फॉर मोर ये था। नेक्स्ट है मोर फॉर द सेम, यानी कि जब एक ब्रांड जो है वो इस तरीके की क्वालिटी दे रहा है जो कंपेरेबल हो, जिसको हम कंपेयर कर सकते हैं एट लोअर प्राइस, तो उसे हम मोर फॉर द सेम कहते हैं। फॉर एग्जांपल टोयोटा आप जानते हैं, शायद जापान की कंपनी है जो कार बनाती हैं, उसने एक कार लॉन्च किया जो था $36,000 में। अब ये जो मोर फॉर द सेम वैल्यू प्रोपोजिशन है, इसमें ये ब्रांड क्या कर रहा है, वो इस तरीके की क्वालिटी दे रहा है जो किसी दूसरे ब्रांड से हम कंपेयर कर सकते हैं लेकिन लो प्राइस में प्रोवाइड कर रहा है। जैसे मर्सिडीज और BMW जो है उसी तरीके के फीचर जो है वो $72,000 में दे रहे हैं। तो ये था मोर फॉर द सेम, जिसको हम साइड बाय साइड कंपैरिजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सेम फॉर द लेस। सेम फॉर द लेस का मतलब है कि ब्रांड सेम होगा लेकिन कम पैसे में, यानी डीप डिस्काउंट में। अब हम सब जानते हैं कि सभी लोग एक अच्छा डील चाहते हैं। जैसे इंडिया में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मिंत्रा है, उसी तरीके से यूएस में बेस्ट बाय है या वॉलमार्ट। तो बेस्ट बाय और वॉलमार्ट जो है वो इस तरीके की पोजीशनिंग अपनाता है। अब आप देख रहे हैं कि सेम ब्रांड है और लो प्राइस पे यानी डीप डिस्काउंट दिया जाता है। तो इतना डिस्काउंट ये कंपनी दे कैसे पाती? क्योंकि इनके पास होता है सुपीरियर परचेजिंग पावर। ये ब्रांड से जो कंपनी होती है उनसे बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट खरीदती हैं और पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे कम आती है, इसीलिए वो काफ़ी डिस्काउंट दे पाती। नेक्स्ट है लेस फॉर मच लेस, यानी नेक्स्ट वैल्यू प्रोपोजिशन जो है वो है लेस फॉर मच लेस, यानी कि ऐसा वैल्यू प्रोपोजिशन जिसमें प्रोडक्ट का जो ऑफर है वो कम है, यानी प्रोडक्ट दैट ऑफर लेस एंड देयरफॉर कॉस्ट लेस, यानी कि जब प्रोडक्ट कम ऑफर करता है तो आपसे कम चार्जेस भी किया जाता है। जैसे आप धर्मशाला में रहोगे तो 100-200 रुपये में रात में रह सकते हो। आप छोटे मोटे होटल में रहोगे तो वहाँ का चार्जेस 1,000-2,000 होगा। आप उससे बड़े होटल में रहोगे तो ज़्यादा चार्जेस होगा। आप 5 स्टार होटल में रहोगे तो उससे भी ज़्यादा चार्जेस होगा। तो ज़्यादातर जो ट्रैवलर होते हैं, जो ट्रैवल करते हैं, वो ये नहीं चाहते कि होटल में अननेसेसरी की चीज़ें हों और उसके वजह से चार्जेस बढ़ जाए। जैसे पूल हो गया, अटैच रेस्टोरेंट हो गया या फिर जिम हो गया, तो इसके लिए जो होटल है वो ज़्यादा चार्जेस करते हैं। तो आज के टाइम पे जो होटल इंडस्ट्री है वो लेस फॉर मच लेस वैल्यू प्रोपोजिशन को अपनाती है, यानी कि कस्टमर को उतना ही देती है जितना उनको ज़रूरत है और कम चार्ज करती। फाइनल है मोर फॉर लेस। ये सबसे ज़्यादा विनिंग वैल्यू प्रोपोजिशन माना जाता है, लेकिन ये काफ़ी टफ होता है। सबसे पहले जानते हैं कि मोर फॉर लेस का मतलब क्या है। जब कोई कंपनी ऐसी वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोवाइड करती है जिसके अंतर्गत आपको ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है लेकिन लेस प्राइस पे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जियो का आप एग्जांपल लें तो आपने रिलायंस जियो का देखा कि स्टार्टिंग में जब भी ये लॉन्च हुआ तो 3 महीने 6 महीने आपको फ्री में दिया गया आपको सर्विस, इंटरनेट यूज़ करने के लिए। लेकिन क्या ये लाइफ टाइम ये पॉसिबल है? तो लाइफ टाइम ये वैल्यू प्रोपोजिशन पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट टर्म में तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा पोजीशन कंपनी एस्टैब्लिश कर सकती है, यानी वो शॉर्ट टर्म में तो ये वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर को दे सकती है, बट लॉन्ग टर्म में किसी भी कंपनी के लिए ये काफ़ी टफ हो जाता है ये सर्विस प्रोवाइड करना। यानी मोर फॉर लेस का मतलब क्या है? ज़्यादा बेनिफिट कम प्राइस में। अभी आपने 5 विनिंग वैल्यू प्रोपोजिशन के बारे में देखा जो एक कंपनी अपना सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं जो है पोजीशनिंग स्टेटमेंट। तो पोजीशनिंग स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट ही होता है जो कि किसी कंपनी या ब्रांड का पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बताता है, जिसमें ये पता चलता है कि जो टारगेट सेगमेंट है यानी टारगेट मार्केट है वो कौन है और उनकी नीड क्या है, और हमारा जो ब्रांड है उनका कॉन्सेप्ट क्या है
और किस तरीके से वो वैल्यू प्रोपोजिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल एवरनोट, जो कि एक डिजिटल कंटेंट मैनेजमेंट एप्लीकेशन है, जो कि उन लोगों के लिए बनाया गया है जो काफ़ी बिजी रहते हैं। अगर उनको कुछ नोट करना है, कुछ कैप्चर करना है, या कुछ उनको याद आ गया जो उनको नोट करना है, या कोई उनका आइडिया है जो वो तुरंत लिखना चाहते हैं, तो वो एवरनोट उनको सर्विस प्रोवाइड करता है कि आप उस एवरनोट एप्लीकेशन पे नोट कर लें और बाद में जब भी ज़रूरत हो तो आप फास्ट तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में एक ऐप होता है टू डू लिस्ट आप बनाते हो, उसी तरीके से एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है एवरनोट। तो इसके टारगेट सेगमेंट वो कंज्यूमर हैं जो काफ़ी बिजी होते हैं और जिनको कुछ क्रिएटिव चीज़ें या कोई आइडिया दिमाग में आता है, तब उन सारी चीज़ों को वो इस एवरनोट एप्लीकेशन पे नोट कर सकते हैं। तो ये है पोजीशनिंग स्टेटमेंट। तो अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से आप वैल्यू प्रोपोजिशन को आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद राइट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को आप चूज़ करते हैं, उसके बाद आप एक ओवरऑल पोजीशनिंग स्ट्रेटजी बिल्ड करते हैं। अब आखिरी पॉइंट आता है कि आपने जो भी स्ट्रेटजी बना ली अब उसको कम्युनिकेट भी करना है, डिलीवर भी करना है द चूजन पोजीशन, यानी जो भी आपने पोजीशन अपने प्रोडक्ट की बनाई है उसे आपको कम्युनिकेट करना है कस्टमर को और डिलीवर भी करना है। तो ये था पोजीशनिंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।